आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नकटी गांव में कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, कांग्रेस का राजनांदगांव में जोरदार प्रदर्शन, मानव मंदिर चौक पर सीएम का पुतला फूंका, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। मानसून से पहले हाईवे रिपेयर, हाईवे पर नया डामरीकरण, गड्ढों से मिलेगी राहत, सुरक्षित सफर की तैयारी। मलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बारिश में बढ़ा मलेरिया का खतरा, रोकथाम के लिए टीमें सक्रिय, घर घर जांच अभियान तेज। फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़, पीओएस संचालक गिरफ्तार, दस्तावेजों का दुरुपयोग उजागर, अवैध सिम बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई। एल्डरमैन टीम का नया अध्याय, फूलमाला से लेकर जिम्मेदारी की सौगात तक, महापौर ने दी नई टीम को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक बार फिर गर्माहट देखने को मिली, जब रायपुर के नकटी गांव में कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई का मामला सड़क से लेकर सियासी मंच तक पहुंच गया। आपको बता दें, नकटी गांव में प्रशासन द्वारा करीब 75 से 90 कथित अवैध मकानों को हटाए जाने की कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि यह जमीन विधायक आवास के निर्माण के लिए चिन्हित है। इसी कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश तेज हो गया है और विरोध की लहर पूरे राज्य में फैलती दिखी है। इसी विरोध के बीच आज राजनांदगांव में शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानव मंदिर चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला जलाया गया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। विरोध कर रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्रवाई एक तरफा और आम लोगों के हितों के खिलाफ है, जबकि दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी भूमि के नियोजित उपयोग के तहत की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। एक तरफ विकास और नियोजन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ विस्थापन और न्याय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामला सड़क से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। शहर अध्यक्ष जितेंद्र के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था। उस उपलक्ष्य में इन लोग पुतला दहन करते समय हमने उनके पुतला को छीन लिया है और उसको सार्थक नहीं होने दिया गया। नटकी गांव में जिस प्रकार से गरीबों के आवास को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उनके जमीन से बेदखल किया, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया जा रहा है और आज उसी क्रम में राजनांदगांव शहर एवं जिला कांग्रेस द्वारा भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। रायपुर का ग्राम नकटी, जहां पर 80 परिवारों को वर्तमान की भाजपा सरकार ने बेघर कर दिया, जिसके बाद अब मामला पूरे प्रदेश में, साथ ही साथ मामला पूरे देश भर में चर्चे का विषय बन चुका है। जिसके बाद आज राजनांदगांव जिले में भी इस मामले का विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने एक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2-2 पुतले जला दिए। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर देखी गई है। पुलिस जो है अथक प्रयास की पुतले को छीनने का, पुतले पर लगी आग को बुझाने का, मगर विफल रही। और वहीं आप तमाम कांग्रेसियों को देख पाएंगे, ये वो कांग्रेसी है जो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं नकटी ग्राम को लेकर के, कि नकटी ग्राम में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा गया है। 80 परिवारों को उनका आशियाना छीन दिया गया है, जिसके बाद लगातार मामला जो है वो अब चर्चा का विषय बन चुका है। और सीधे हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर का प्रदर्शन चल रहा है। जिलाध्यक्ष विपिन यादव, जितेंद्र मुदलियार, तमाम कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है। और 80 परिवार को बेघर कर देना ये अपने आप में कोई कम बड़ी बात नहीं है। जहां पर बताया जा रहा है कि विधायक कॉलोनी बनना प्रस्तावित हुआ है। सबसे बड़ा गंभीर विषय तो यह है कि किसी के घर को, किसी के आशियाने को छीन करके अपना घर बनाना, अपना छत तैयार करना, ये कहां तक के राजनीति और कहां तक के मुनासिब है? यादव जी, नकटों द्वारा नकटी ग्राम में गुजारा गया। जी जी, नकटों द्वारा
नक्टों के द्वारा। हाँ, नक्टों के द्वारा नकटी ग्राम में जो बसे हुए थे उनको उजाड़ किया गया है, जबकि कांग्रेस शासन में वो प्रस्ताव को खारिज किया गया। कांग्रेस के जो वर्तमान में अभी 5 विधायक है, उनके द्वारा भी यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है कि हमें उस जगह पर वो आवास नहीं चाहिए जिस आवास से लोगों का छत जुड़ा हुआ था। देखिए, जिस प्रकार से नकटी गांव में लोगों को बेघर किया गया है, दबावपूर्ण तरीके से उनके घर को तोड़ा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की लड़ाई का नतीजा है। और इसमें विष्णुदेव सरकार जिसको संवेदनशील होना चाहिए था, वो असंवेदनशीलता के साथ रात को 3 बजे, जबकि सुबह उनकी सुनवाई थी कोर्ट में, उसके पहले 3 बजे जाकर जबरदस्ती तोड़ दी गया, लोगों को बेघर किया गया है। और वहाँ पर लोगों को आज छत नहीं है लोगों के पास, और प्रशासन शासन मजे से नींद में है। और ओपी चौधरी जी जिस प्रकार से लोगों का आवाज़ तोड़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी को माफ नहीं करेगी। सरकार ने वहां पर दावा किया है कि अस्थायी रूप से वहां पर कुछ लोगों को वहां पर मकान दिए गए हैं, घर दिए गए हैं। क्या लगता है कितना वो सुविधाजनक है? क्या वहां पर फैसिलिटी देखी जा रही है? जी, सर्वप्रथम तो अभी जो समय जो तोड़ा गया है घर को, इसमें कोर्ट का सख्त निर्देश रहता है कि आप बारिश के समय में किसी का घर तोड़ नहीं सकते। सबसे पहले तो कानून का उल्लंघन इस सरकार ने किया है। दूसरी बात, इतने जो 85 परिवार का जिनको उजाड़ा गया है, उनको ऐसे घर को दिया गया है जहां पर एक रूम में 8 से 10 लोग रहे हैं, जहां पर माता पिता, देवर है, भाभी है, बहन है। तो इस तरह से अव्यवस्था है वहां पर। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरा है। और प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग राजनांदगांव जिले के ग्रामीण के शहर के लोग सब यहाँ पर आज उपस्थित हो गए। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का आज हम लोग पुतला दहन की है। आने वाले समय में इसके खिलाफ और उग्र आंदोलन किया जाएगा और उन गरीबों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि अब इस मामले पर राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये विषय काफी गंभीर है, क्योंकि पानी बरसात के समय में लोगों की आसानी को छीन लेना ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है, और सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक कॉलोनी बनना है। क्या सही था और क्या गलत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मती मारी गई है, उनको बुद्धिविहीन कहा जाना चाहिए। भरी बारिश में किसी गरीबों को आशाना उछाड़ना एक घोर निंदनीय, और विष्णुदेव सरकार ये कृत्य करते चली जा रही है। ये लोग जो लोग उनको उस स्थान पे बैठाया है, जो लोग चुन के उनको सरकार बनाई है, आज उन्हीं का घर को उजाड़ा जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम समय है। ये आने वाले सत्ता में इनको यही जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। ननकी गांव में जो घटना घटी है, ये इसका पूरे प्रदेश में हवा चल चुका है, और हर वर्ग लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। ये ओपी चौधरी हो चाहे शाह हो, इनके हाय से बच नहीं पाएंगे। आने वाले चुनाव में इनकी सत्ता सरकार जाने वाली है। ये उस विधायक का क्षेत्र है जिस विधायक ने छत्तीसगढ़ी फिल्म झन बोलो माँ बाप में अपना एक किरदार निभाया है, और एक परिवार किस तरीके से परिवार बिछड़ता है उसकी तस्वीरें बड़े पर्दे में दिखाया है। लेकिन आज ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पूरे प्रदेश समेत पूरे देश भर में इस मामले की चर्चाएं तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं विधायक अनुज शर्मा को ये चीज सोचना होगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। 80 से 85 परिवारों का आशियाना छीन दिया गया है, तो क्या उनके लिए व्यवस्थापन की जाएगी? फिलहाल व्यवस्थापन के नाम पर एक खाना पूर्ति के तौर उनको एक छोटा सा फ्लैट दिया गया है, जहां पर ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है, और ना ही पर्याप्त मात्रा में उन लोगों के वहां पर निवास करने की सुविधा है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, तब तक के मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी कर अवैध लाभ कमाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालयों से मिले इनपुट के बाद की गई, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। घुमका थाना पुलिस को उच्च अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि पीओएस कोड का एक संचालक फर्जी दस्तावेजों के जरिए मोबाइल सिम जारी कर उन्हें कम कीमत पर बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ उपभोक्ताओं से पूछताछ की। जांच में पाया गया कि आरोपी नवनीत कुमार साहू ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट करता था और उन्हें बाजार में बेच देता था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि साइबर और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों पर रोक लगाई जा सके। थाना घूमकर क्षेत्र अंतर्गत प्रकरण के आरोपी है, उसके द्वारा जो सिम है वो अलग अलग जगहों में जाकर बेचने के संबंधी सूचना मिली थी, जिस पर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध करके बेचना में लिया गया था। प्रकरण में जो आरोपी है उसको विवेचना के दौरान थाना प्रभारी घूम गए और उसके टीम के द्वारा पकड़ कर गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उक्त प्रकरण में उसको विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड के लिए भेजा गया है। प्रकरण में पूछताछ पर लगभग जो प्रकरण के आरोपी है उसके द्वारा 35 फर्जी सिम लेना और अलग अलग लोगों को गलत नाम पर से फर्जी सिम खरीद करके देना पाया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में तेज बारिश ने दस्तक दे दी। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश इतनी तेजी से शुरू होगी। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, काले बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया और कुछ ही मिनटों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पिछले 2-3 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा था, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग रहा। अचानक हुई तेज बारिश ने जहां एक और गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं सड़कों पर पानी भरने और आवाजाही धीमी होने की स्थिति भी बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बारिश मौसम के मूड स्विंग जैसी थी, कभी इंतजार करवाया और फिर अचानक पूरी ताकत से बरसी। बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया, जबकि कई लोग भीगते हुए घर और दुकानों की ओर भागते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बदलते मौसम और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रह सकती है। बरसात के मौसम में मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। राजनांदगांव में विभाग ने अपनी सभी टीमें हाई अलर्ट पर रख दी है और गांव से लेकर शहर तक निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की रणनीति इस बार पहले से ज्यादा तेज और सक्रिय दिखाई दे रही है। जैसे ही किसी क्षेत्र में मलेरिया के संदिग्ध या पुष्टि मरीज की जानकारी मिलेगी, तुरंत उसे नजदीकी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर इलाज शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीमों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाकर बुखार के मरीजों की जाँच करें, जल भराव वाले इलाकों में लार्वा सर्वे करें और लोगों को मलेरिया से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें। खासकर बारिश के पानी में मच्छरों के पनपने वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस बार लक्ष्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि शुरुआती स्तर पर ही बीमारी को रोकना है, ताकि मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। मलेरिया के लिए हम लोग जो है बारिश के पूर्व आवश्यक तैयारियों के संबंध में जितनी मितानिन और हमारी स्वास्थ्य की कार्यकर्ताएं होती है उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित करते हैं हम लोग। उसमें मलेरिया से बचाव, रोकथाम, उपचार, ये सब की जांच, उसकी जानकारी दी जाती है। उसमें मुख्य रूप से ये है कि हम मच्छरदानी का वितरण करते हैं बारिश के पूर्व और जो है स्प्रे घरों घर जो रेसिडुअल स्प्रे करते हैं मलेरिया की बचाव, रोकथाम, कंट्रोल के लिए वो करते हैं। वैसे हमारे जिले में सभी विकास खंडों में मलेरिया केसेस जो आपके बोर तालाब एरिया है डोंगरगढ़ का वहाँ और कुछ छुरिया में होते हैं, लेकिन पिछले वर्ष में हमारे 20-25 केस ही आए थे। हमारे जिले में ओवरऑल मलेरिया का जो केसेस है पॉजिटिविटी बहुत ही कम है। इस वर्ष तो इस वित्तीय वर्ष में तो 10-15 ही आए हैं। तो हमारी जो भी गतिविधि चल रही है वो पूरा पेरिफेरी लेवल तक, मितानिन लेवल तक सबको पता है और इसमें विशेष रूप से जो है मितानिनों को प्रशिक्षित करके मलेरिया को रोकथाम के लिए स्लाइड वगैरह बनवाने का और वो जो आवश्यक जानकारी हम लोग नियमित रूप से प्रदान करें। राजनांदगांव में नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पर मानसून को ध्यान में रखते हुए सड़क मरम्मत और मेंटेनेंस का काम एक बार फिर तेज कर दिया गया है। आपको बता दें, बारिश के मौसम में सड़क पर पानी भरने, गड्ढे बनने और फिसलन बढ़ने की आशंका को देखते हुए इस बार ओवरब्रिज और उसके आसपास के लगभग 7 से 8 किलोमीटर हिस्से में व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार जहां जहां सड़क की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है, वहां पुरानी परत को हटाकर नई डामर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाना है, ताकि आने वाले मानसून में यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से ओवरब्रिज और आसपास की सड़क काफी जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी। कई स्थानों पर गड्ढे और उखड़ी हुई सड़क के कारण वाहन चालकों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी। खासकर रात और बारिश के समय
समय यह मार्ग दुर्घटनाओं के लिहाज से भर जा और भी जोखिम भरा हो जाता था। अब सड़क मरम्मत कार्य शुरू होने से लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि अगर यह कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो जाता है तो आने वाले मानसून में इस मार्ग पर आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। जिले के सरकारी स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के बाद भी हालात पूरी तरह संतुलित नहीं हो पाए हैं। एक तरफ शहर के स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों के स्कूल कम स्टाफ में किसी तरह पढ़ाई चला रहे हैं। आपको बता दें, जिले के 1336 सरकारी स्कूलों में कुल 2276 शिक्षक और प्राचार्य के पद खाली है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर गांवों के स्कूलों में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जहां कई जगह सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति प्राथमिक स्कूलों की है। यहाँ 2565 स्वीकृत पदों में से केवल 1295 शिक्षक ही कार्यरत है और 1270 पद खाली है। इसका सीधा असर बच्चों की बुनियादी पढ़ाई पर पड़ रहा है। मिडिल स्कूलों में भी हाल अलग नहीं है। वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी प्रशासनिक ढांचा कमजोर दिख रहा है। 166 प्राचार्य पदों में से 54 खाली है, जिससे स्कूलों के संचालन और निर्णय प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। दिलचस्प यह है कि युक्तियुक्तकरण के बाद भी तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली। शहर के कई स्कूलों में शिक्षक अपेक्षाकृत ज्यादा है, जबकि दूरस्थ गांवों में पढ़ाई कम, स्टाफ ज्यादा जिम्मेदारी के सहारे चल रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि पदोन्नति और समायोजन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन रिक्त पदों को भरने में अभी समय लगेगा। वहीं शिक्षक संगठनों का मानना है कि स्थायी समाधान केवल नियमित भर्ती से ही संभव है, न कि केवल स्थानांतरण या समायोजन से। सोशल मीडिया पर अश्लील हरकत कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी पर राजनांदगांव की सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पीड़िता की निजी तस्वीरों को वायरल कर डराने धमकाने वाले इस मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। मामला 26 जून का है, जब पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गौरी नगर निवासी शेख अरबाज ने 15 मई को इंस्टाग्राम के जरिए उसकी निजी तस्वीरें और पति और परिचितों को भेजकर वायरल कर दी। इतना ही नहीं, विरोध का और समझाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक प्रकरण का आरोपी अरबाज खान है, जो कि गौरी नगर एरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर न्यूड फोटो डालने के संबंध में शिकायत मिला था, जिसको जांच पर प्रथम दृष्टया आरोप सही होना पाया गया और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना अभी की जा रही है, जिसमें साइबर सेल के माध्यम से आरोपी का जो भी साइबर टेक्निकल इशू है उस पर जाँच कर। राजनांदगांव नगर निगम में 8 नए नामांकित पार्षदों की नियुक्ति के साथ ही राजनीतिक हलचल और सौहार्द दोनों का अनोखा संगम देखने को मिला। दुर्ग संभाग के नगरीय निकायों के तहत हुए इस मनोनयन के बाद नवनियुक्त पार्षद सीधे महापौर मधुसूदन यादव के मोतीपुर स्थित निवास पहुंचे, जहां माहौल औपचारिक नहीं बल्कि उत्सव जैसा रहा। मुलाकात में स्वागत के रंग भी खास थे। फूल मालाएं, मिठाई और शुभकामनाओं के साथ नई जिम्मेदारी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महापौर ने सभी को आशीर्वाद देते हुए भरोसा जताया कि यह टीम सिर्फ पद नहीं संभालेगी, बल्कि जनसेवा की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगी। अब उम्मीद यही है कि यह नई एल्डरमैन टीम सिर्फ औपचारिक जिम्मेदारी तक सीमित न रहकर शहर के विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएगी और राजनीति के साथ साथ जनता का भरोसा भी मजबूत करेगी। राजनांदगांव में बारिश के मौसम ने एक तरफ मौसम को सुहावना बना दिया है, तो दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों का दबाव भी तेजी से बढ़ने लगा है। वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और डायरिया जैसे संक्रमणों ने मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में लगातार बढ़ रहे हैं।
सुबह से ही अस्पताल परिसर में पंजीयन काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि मरीजों और उनके परिजनों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने में ही काफी समय लग जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में सीमित काउंटर भीड़ के आगे कम पड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे अव्यवस्था जैसी स्थिति बन रही है। शुक्रवार को भी यही नजारा देखने को मिला, जब अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बनी रही। बढ़ते दबाव को देखते हुए लोगों की मांग है कि अतिरिक्त पंजीयन काउंटर शुरू किए जाए ताकि इलाज की प्रक्रिया तेज हो सके और मरीजों को राहत मिल सके। दरअसल बारिश के इस मौसम में जहां संक्रमण का खतरा बढ़ा है, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ साफ दिखाई देने लगा है। छुरिया विकासखंड के ग्राम मोरकुटुंब में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव एवं नवीन शासकीय हाई स्कूल भवन के लोकार्पण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने 75,23,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन शासकीय हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव ने अगले शिक्षा सत्र से मोरकुटुंब हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम को खुज्जी विधायक भोलाराम साहू और महापौर मधुसूदन यादव ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया। राजनांदगांव जिले के छुरिया में कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले कोटवारों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तहसील कार्यालय परिसर में हुआ। प्रदर्शन में विकासखंड के करीब 105 कोटवार शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। कोटवारों की प्रमुख मांगों में उन्हें नियमित कर राजस्व विभाग में शामिल करना, कम से कम 15,000 रुपए मासिक वेतन देना, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता रखना और कोटवार परिवार के सदस्यों को नियुक्ति में प्राथमिकता देना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने झूठे आरोपों पर कार्रवाई रोकने, बेगारी बंद करने और नगर पालिका क्षेत्रों में कोटवारों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की। इस संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि कोटवार लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं सचिव हेमराज सहारे ने कहा कि कोटवारों से उनके काम के अलावा भी कई अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कोटवारों के शोषण को रोकने और उनकी सभी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।